नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो आपके लिए क्लासें चल रही हैं, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 है और ये हमारा बीएसटीसी सेकेंड ईयर का चौथा पेपर जो आपका चल रहा है उसकी यूनिट नंबर 3 है और उसका नाम है पढ़कर समझना। ठीक है ना, यानी कंप्रीहेंशन विद रीडिंग। ठीक है, पढ़ करके समझना। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे आप लोग एक बार ज्वाइन करिएगा फटाफट। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, क्लास में हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बात करते हैं। पहला, पठन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण कौन सा है? तो याद रखना आप लोग, पहला है अपना पठन प्रक्रिया का प्रत्याभिज्ञान। आगे हम पठन प्रक्रिया के जितने भी सोपान हैं, चरण हैं, उन सब की आगे बात भी करेंगे। ठीक है ना। तो पहला चरण आपको याद रखना प्रत्याभिज्ञान है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो। नेक्स्ट है कि पाठक किस चरण में अर्थ का अभिधात्मक, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक रूप ग्रहण करता है? तो वो अपना चरण है अर्थ ग्रहण, जो चरण है उसके अंदर। ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्रेल लिपि द्वारा, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगाइए, ब्रेल लिपि द्वारा ब्राह्म चिन्हों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ब्रेल लिपि के अंतर्गत चिन्ह कितने होते हैं साथियों? कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदुओं के द्वारा। 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो हमारी ब्लाइंड कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए हम शिक्षा दी जाती है ब्रेल लिपि के अंदर उभरे हुए अक्षरों के माध्यम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि में, ब्रेल लिपि में अंक, ब्रेल लिपि में लिखने के आधार बिंदुओं की संख्या कितनी है? अभी हमने जिक्र किया था 6 होती है। आधार बिंदु कितने हैं? 6 होते हैं। और ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है नेत्रहीन बच्चों के लिए, जो ब्लाइंड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रकांता संतति कौन सी रचना है? तो चंद्रकांता जो संतति है ये हमारी फंतासी रचना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, देखिए क्लास को लाइक कर दें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर पढ़ने की जटिलता के स्तर बताइए। पढ़ने की जटिलता के स्तर है, पहला है इसमें भाषागत जटिलता का स्तर, दूसरा है शब्द स्तरीय जटिलता, तीसरा है वाक्य स्तरीय जटिलता, चौथा है शब्द शक्ति के स्तर, पांचवा है अनुच्छेद स्तर की जटिलता, छठवां है सामाजिक सांस्कृतिक जटिलता के स्तर, सातवां है विचार स्तरीय जटिलता और आठवां है विद्या स्तरीय जटिलता। तो ये हमारी जटिलता के स्तर है पढ़ने के समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए आगे आते हैं हम, यहाँ पर आपको प्रश्न आता है ये वाला, कविता का सौंदर्य कितने प्रकार का होता है? तो कविता का सौंदर्य भैया 2 प्रकार का होता है। पहला है रूपात्मक सौंदर्य और दूसरा है गुणात्मक सौंदर्य। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। अब हम बात कर लेते हैं पठन और वाचन में अंतर क्या है। पठन, पढ़ना और बोलना, ठीक है, इनमें अंतर क्या है? पठन और वाचन दोनों शुरुआत में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जहाँ वाचन में उच्चारण, लय, गति, आरोह अवरोह, बलाघात आदि पर बल दिया जाता है, वही पठन में समझ पर भी बल दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है पढ़ने के कौशल के इन चरणों को सही क्रम में लिखना है। तो आपको यहाँ पर कुछ चरण दिए गए हैं, तो ये आप लोग मत लगाइए, इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए, क्वेश्चन को मत पढ़िए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे वाचन कितने प्रकार का होता है। तो वाचन आपको याद रखना है 3 प्रकार का होता है। वाचन 3 प्रकार का, सस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अब आपको याद करना है व्यक्तिगत वाचन में ये किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा सस्वर वाचन किया जाता है, जिसको हम व्यक्तिगत वाचन कहते हैं, और ये प्राय बड़ी कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? व्यक्तिगत वाचन बड़ी कक्षाओं के लिए, और एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जबकि नाम से ही पता चल रहा है सामूहिक वाचन मतलब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के जब ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं ना, तो उसको हम सामूहिक वाचन कहते हैं, और सामूहिक वाचन हमेशा छोटी कक्षाओं में उपयोग किया जाता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है आप लोग, नेक्स्ट देखिए, ब्रेल लिपि की समझ क्यों अपेक्षित है? ब्रेल लिपि की समझ क्यों अपेक्षित है? तो आरटी जो हमारा कानून है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के कारण समेतिक शिक्षा अनिवार्य हो गई, यानी सभी के लिए समान शिक्षा। इसी कारण विशेष क्षमता वाले बालकों के शिक्षण के लिए शिक्षक को उनके लिए संवेदनशील होना चाहिए।
दृष्टिबाधित छात्र भी कक्षा में पढ़ते हैं, अतः शिक्षक को ब्रेल लिपि की समझ भी आवश्यक होनी चाहिए। यानी कि जो अंधे बच्चे हैं उनके लिए भी, अंधा कहना हालांकि उचित नहीं होगा, क्षमा चाहता हूँ आपसे, तो जो नेत्रहीन विद्यार्थी हैं, ठीक है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, उनके लिए। अगला आता है हमारा प्रश्न है कि पढ़कर समझने के उद्देश्यों को वर्णित कीजिए। अब आते हैं हम थोड़े बड़े प्रश्नों पर, और पहला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट यही है कि पढ़कर समझने के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पढ़ने के संप्रत्य की समझ अर्जित करके शिक्षण प्रक्रिया में उसका व्यावहारिक उपयोग करना, पहला उद्देश्य। सेकंड है पढ़ने के सैद्धांतिक पक्ष यथा पाठ्यवस्तु की जटिलता, उसके कारकों व प्रक्रिया को जानना। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री, पाठ्येतर सामग्री व बाल साहित्य के अध्ययन मनन की दक्षता हासिल करना। और चौथा है पाठ्यवस्तु के विश्लेषण, संश्लेषण, मौलिक तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करना। ये हमारे पठन के उद्देश्य है भाई। नेक्स्ट आता है, अब हम बात कर लेते हैं पठन प्रक्रिया के चरण, ठीक है, यानी परंपरागत रूप से जो हम पढ़ते हैं उसके कितने चरण हैं, तो 4 चरण आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है प्रत्याभिज्ञान, दूसरा है अर्थग्रहण, तीसरा है मूल्यांकन, और चौथा है अनुप्रयोग। आपसे छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं 1 नंबर का। तो आइए अब हम प्रत्याभिज्ञान के बारे में बात करते हैं। प्रत्याभिज्ञान होता क्या है? इसका आशय है कि किसी शब्द की रचना व उसके उच्चारण रूप के प्रति जो मानसिक बिंब बनता है वो प्रत्याभिज्ञान है। यह पठन प्रक्रिया का प्रारंभिक सोपान है। कौन सा? प्रत्याभिज्ञान। सेकंड स्टेप है अर्थ ग्रहण करना। इस सोपान में पठन सामग्री के निहित अर्थ को भली भांति समझा जाता है। इसमें पाठक चिंतन मनन के द्वारा पठन सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण करता है। उसके बाद तीसरा स्टेप है मूल्यांकन व प्रतिक्रिया। इस चरण में पाठक अर्थ ग्रहण के साथ साथ लेखक के द्वारा प्रस्तुत घटना, विचार, भाव, मंतव्य को समझते हुए उसका मूल्यांकन करता है। साथ ही उससे संबंधित वैचारिक एवं भावात्मक प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। और हमारा लास्ट चौथा स्टेप है अनुप्रयोग। यह पठन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। पूछ सकता है पठन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है, तो अनुप्रयोग है। किसी पाठ्य सामग्री को पढ़कर पाठक उसमें निहित भावों विचारों के संदर्भ में अपनी सहमति या फिर असहमति निर्मित करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मौन वाचन से कौन कौन से लाभ होते हैं। मौन वाचन से होने वाले लाभ, ठीक है, एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। देखिए, पहला लाभ है कि इसमें ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन यह ऊंची कक्षा के लिए, यानी उच्च कक्षा होती है उनके लिए उपयोगी होता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं होता। भाई छोटे बच्चे तो ज़ोर ज़ोर से पुकार के पढ़ेंगे ना, तो जो साइलेंट रीडिंग होती है, नहीं मौन वाचन जो होता है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। मौन वाचन के अभ्यास से पाठक कम समय में अधिक सामग्री पढ़ लेता है और उसे शीघ्र समझ भी लेता है। इससे विचार संग्रह की प्रवृत्ति का संवर्धन होता है। जीवन का अधिकांश मौन वाचन ही होता है। जीवन का अधिकांश जो है मौन वाचन होता है। राजनीतिक, चिकित्सालय, स्टेशन, सभी जगह इसकी आवश्यकता होती है। मौन पठन से विषय वस्तु को समझने में आसानी होती है। भाव, विचार तथा तथ्य ग्रहण सहज ही होता है। ज्ञानार्जन में सुविधा होती है और गृहीत ज्ञान अधिक समय तक मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, आप लोग इसको याद करेंगे। मौन पठन से वाचन शक्ति में तीव्रता आती है और विद्यार्थी किसी विषय को शीघ्र पढ़ने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को एक चीज़ याद रखना, आपको ऑफ़र चल रहा है फ़िलहाल के लिए। ऑफ़र है फ़िलहाल में हमारे कोर्स पर 31 दिसंबर से लेकर के और 1 जनवरी तक, यानी कि नई साल के दिन 1 जनवरी 2024 तक आपका ऑफ़र है और इस ऑफ़र का आप लोग लाभ उठाएंगे। हालांकि इसका प्राइस 109 रुपये है, जिसको घटा करके 79 रुपये किया गया है। केवल 2 दिन के लिए है, ये चीज़ याद रखें। लेकिन आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा भैया, BSTC हैज़ 2024, ये हमारा कूपन कोड है। आप लोग कूपन कोड को जब तक नहीं लगाएंगे आपका प्राइस उसके अंदर कम नहीं हो पाएगा। तो कूपन कोड आप इस्तेमाल करना। 109 की जगह ऑटोमेटिकली आपका 79 रुपये कट जाएगा। ठीक है, कूपन कोड लगाए बिना आपका पेमेंट 109 ही कटेगा, लेकिन आप कूपन कोड यूज़ करना। उसमें एक ब्लेड का सा साइन दिया जाता है, जिस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये कूपन कोड एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा। एप्लीकेशन है खुराना क्लासेस, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की दी हुई है।
अगला है प्रश्न, गहन अध्ययन और द्रुत पठन में क्या अंतर है। ठीक है, वो 20 मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट हैं, उनसे बाहर प्रश्न बहुत कम जाने की संभावना रहेगी। तो गहन अध्ययन की बात करते हैं, गहन पठन क्या होता है। गहन अध्ययन वाली सामग्री में भाव, विचार, भाषा शैली, कलात्मक सौंदर्य को समझते हुए पढ़ना अपेक्षित है। गहन अध्ययन वाली सामग्री की भाषा अपेक्षाकृत कठिन होती है। गहन अध्ययन की पाठ्य वस्तु में भी भाषा में प्रयुक्त जो शब्द हैं, पदबंध हैं, वाक्यों के विशिष्ट अर्थ का प्रयोग परिचित होना होता है। इसके साथ ही पाठ में आए हुए ध्वनि या विचार का सूक्ष्म विश्लेषण भी अपेक्षित है। घटनाओं के औचित्य, लेखक के मंतव्य को समझना, मूल्यांकन करना, पूर्व अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया का करना, अपनी राय देना, ये सब क्या है, हमारा गहन अध्ययन है। गहन अध्ययन में औपचारिक पठन जरूरी होता है। जबकि बात करते हैं हम द्रुत पठन की, तो देखिए द्रुत पठन के अंतर्गत हम शब्दावली विस्तार, ज्ञान वृद्धि, मनोरंजन, जीवन जगत के प्रति दृष्टिकोण को समझना अपेक्षित है। द्रुत पठन वाली सामग्री सरल भाषा में लिखी होती है, जबकि द्रुत भाषण में ऐसा नहीं होता। कौन सा नहीं होता कि भाई द्रुत भाषण के अंतर्गत जो शब्द पदबंध होते हैं ना, उनका परिचित प्रयोग होता है, लेकिन द्रुत पठन में नहीं होता ऐसा। ठीक है, ये अंतर है, आप लोग समझना। द्रुत पठन में औपचारिक पठन उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन किस में जरूरी होता है, गहन अध्ययन में जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, देखिए कविता के सौंदर्य तत्व कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग निशान लगा लीजिए। सौंदर्य बोध के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कविता सौंदर्य के 3 तत्व हैं। एक तो है अभिव्यक्ति सौंदर्य, दूसरा है भाव सौंदर्य और तीसरा है विचार सौंदर्य। तो पहले हम अभिव्यक्ति सौंदर्य की बात कर लेते हैं। अभिव्यक्ति सौंदर्य से अभिप्राय है कि नाद और ध्वनि का सौंदर्य, वर्णों और शब्दों दोनों की आवृत्ति का सौंदर्य, जैसे हमारे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आदि। यति गति सौंदर्य विविध छंदों और उनके सस्वर पाठन का सौंदर्य होता है। जबकि भाव सौंदर्य की बात करें तो इसमें हर्ष, शोक, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, उत्साह आदि जैसे विविध भाव कविताओं में व्यक्त होते हैं। इनके आधार पर कविता के मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान करके उनका रसास्वादन किया जाना चाहिए। इन भावों से पूर्ण पंक्तियों को बार बार दोहराकर उनका आनंद लिया जाना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति, चाहे वो लिखित हो चाहे मौखिक, उनमें उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है विचार सौंदर्य। विचार सौंदर्य में कबीर, तुलसी, रहीम, ब्रंत जो आदि दोहे हैं, उन दोहों में विचार सौंदर्य उल्लेखनीय होता है। आधुनिक कवियों की कविताएं भी विचार सौंदर्य से अछूती नहीं है। वर्तमान में जो आधुनिक कविताएं लिखी जाती हैं वो सब विचार सौंदर्य पर आधारित है। उनमें आए सात्विक, उदात्त गुणों के सौंदर्य को रेखांकित किया जाता है ताकि विचार सौंदर्य का आनंद लिया जा सके। कविता का जो रूप है यानी शिल्प है और भाव दोनों ही पाठक या श्रोता को आकृष्ट करते हैं। आकर्षण का केंद्र कविता का सौंदर्य ही होता है। यदि हम कविता को समझकर उसका आनंद लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि उसके शब्दार्थ, व्याख्या, सौंदर्य बोध को रूबरू होकर के उसे समझें और कविता के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आत्मकथा को पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आत्मकथा की बात करें तो लेखक ने जिन घटनाओं, समस्याओं या विषमताओं का जिक्र किया है, उनसे निपटने के लिए उनका सामना कैसे किया जाए, इस बात को भी ध्यान रखना है। वे कौन कौन से प्रसंग हैं जो लेखक की अच्छाइयों और बुराइयों को उभारते हैं, आपके भीतर उन्हें पढ़कर कैसे भाव या विचार उत्पन्न होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का उल्लेख और लेखक का उनके प्रति व्यवहार कैसा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यही है हमारी आत्मकथा को पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है भैया, सब याद रखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में रुचि कैसे पैदा की जा सकती है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो संक्षिप्त रूप से पूर्व प्रसंग का संकेत करते हुए शिक्षक आरोह अवरोह, यति गति पूर्वक हाव भाव सहित मंथर गति से वाचन प्रस्तुत करें। याद रहे कविता प्रस्तुति में संगीत कक्षा न बन जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं गीत गाना होने लग जाए कविता में।
शिक्षक वाचन इस प्रकार करे कि उसके भाव, अर्थ, सुबोध सब सरल हो जाए। छात्रों का भी उसी तरह अनुकरण वाचन कराया जाए, छात्रों के द्वारा भी। शिक्षक क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करने का सही अभ्यास कर ले। कविता में निहित संदेश का वर्तमान परिस्थितियों से समन्वित करें। कविता के विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, कला सौंदर्य पर प्रश्न करते हुए शिक्षक स्वयं उसे स्पष्ट करे। कविता के भावों, विचारों, कल्पनाओं और शब्द चित्रों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए और नाद सौंदर्य की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। कविता वाचन शैली मर्मस्पर्शी और भावोत्पादक ही होनी चाहिए। तो यह आप लोगों को याद रखना है प्रश्न। अब हम आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्नों पर। तो मैंने बता ही दिया है कि निबंधात्मक प्रश्न मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग भी जानते हो इस चीज़ को कि ज़्यादा किसी चीज़ को लंबा पढ़ाना तो लोग उसको पूरा नहीं देख पाते हैं। और आप लोगों को पता है ही कि निबंधात्मक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बने हैं हर यूनिट से, मैंने अपने मॉडल पेपरों में उनका जिक्र किया है व्याख्या सहित। चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे कोई और, सबके सब 20 मॉडल पेपरों में आपका पूरा सारांश आ जाता है और प्रश्न आपके वहीं से आएंगे ज़्यादातर जो मैंने मॉडल पेपर में बताया है, क्योंकि मॉडल पेपर भी हमारे सिलेबस से हमने तैयार किए हैं। तो आप लोग इस चीज़ को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि प्रश्न वहाँ से आएगा या नहीं आएगा। आप लोग उनको अच्छे से याद कीजिए और मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोग उनको अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो आपको अच्छी परसेंटेज आराम से बन जाएगी। और मैं इस चीज़ को आज भी कह रहा हूँ कि मैं तो केवल रिजल्ट देखता हूँ, आप लोग कितना पढ़ते हैं, कितना नहीं पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, ये चीज़ मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल से या एप्लीकेशन से पढ़ कर के तैयारी करने जा रहे हो तो आपके हज़ारों बच्चे ऐसे निकलेंगे जो 85 प्लस बना के जाएंगे। आपको मैंने पिछले वर्ष का रिजल्ट दिखा भी दिया है। तो आप लोग सब के सब एप्लीकेशन पे जाओ और अपना कोर्स ज्वाइन करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो हर प्रकार की नोटिस के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वो सब एसटीसी वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है भाई। और अब हम रेट में ही उतरेंगे, बाकी बात जैसे ही अपनी क्लासें ख़त्म होंगी एसटीसी की, हम सीधे रेट पर ही फोकस करेंगे, कोई काम नहीं है हमारा और। ठीक है भाई, धन्यवाद।